हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स के विन्यास का अध्ययन करेंगे। जनरली मोनोसैकेराइड्स का विन्यास, चाहे वो एल्डोटेट्रोज हो, एल्डोपेंटोज हो, एल्डोहेक्सोज हो, किस तरीके से हम ये देखेंगे कि जितने कार्बन में H और OH जो लगे हुए हैं हर कार्बन पे, उनका विन्यास क्या है, किस डायरेक्शन में, दाईं तरफ या बाईं तरफ। तो इसको ज्ञात करने से पूर्व ये बात जानना ज़रूरी है कि ये माना जाता है कि चाहे वो एल्डोपेंटोज हो, एल्डोहेक्सोज हो, एल्डोटेट्रोज हो, यानी 4, 5, 6 कार्बन की अगर मोनोसैकेराइड या शर्करा है, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये माना जाता है कि सबसे छोटा जो शर्करा है वो 3 कार्बन की मानी गई, कि इससे छोटी शर्करा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी हमने इस कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, उसका जब हमने डेफिनेशन देखी थी, तब भी देखा था कि ऐसे ही कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे या शर्करा बोलेंगे जिसमें 1-2 से अधिक OH समूह हो और कम से कम एक एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह हो। तो सबसे छोटी शर्करा ये मानी गई है, उनका नाम हम पहले से परिचित हैं, उनका नाम है डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये नोन कंपाउंड है और दोनों के दोनों जो हैं वो प्रतिबिंब समावयवी, दोनों एनेंटियोमर्स होते हैं। मतलब इनके बीच में अगर मिरर रखा जाए डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड के बीच में, तो ये 3 कार्बन की सबसे सरलतम शुगर है। तो सबसे छोटी अगर कोई हम मानते हैं शर्करा है तो वो 3 कार्बन की है, जिसको हम एल्डोट्राइओस कहते हैं। और इसमें केवल एक असम्मित सेंटर, एक असम्मित सेंटर सब जानते हैं क्या होता है, जिनके चारों संयोजकता कार्बन की अलग अलग समूहों से जुड़ी हो। तो देखो इसमें कार्बन नंबर 2 जो है उसमें एक तरफ CHO है, एक तरफ OH, CH2H और H, यानी इसमें असम्मित कार्बन कितने हैं, केवल एक। सिमिलरली एल ग्लिसरल्डिहाइड में कितने हैं, इसमें भी एक। तो एक सूत्र है कि जितने 2N जिससे कहते हैं, 2N एक फॉर्मूला है जिसमें असम्मित कार्बन के नंबर अगर 1 है तो टोटल एनेंटियोमर्स या कितने समावयवी बनेंगे, 2। यानी कि एक ग्लिसरल्डिहाइड में एक असम्मित कार्बन के कारण हमें 2 समावयवी मिले। कौन कौन से, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2? एक में बाईं तरफ H, दाईं तरफ OH है, एल में बाईं तरफ OH और दाईं तरफ H है। और दोनों के बीच में अगर मिरर इमेज लगाएं तो देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज या प्रतिबिंब समावयवी, जिनको हम एनेंटियोमर्स कहते हैं, वो होते हैं। ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स को माना गया है कि यही 2 वो कंपाउंड्स हैं, ये वो 2 सर्वोत्तम शर्करा है जिससे नई बड़ी 4 कार्बन की शर्करा, 5 कार्बन की शर्करा या 6 कार्बन की शर्करा का ओरिजिन हुआ होगा। ऐसा हम मानते हैं कि प्रकृति ने इस प्रकार से इसका ओरिजिन किया होगा। और इस बात को प्रूफ किसने किया, इस बात को प्रूफ लैब में मैंने पिछली क्लास में बताया था, किलियनी फिशर सिंथेसिस। कौन सी सिंथेसिस पढ़ी थी हमने, कार्बन का नंबर बढ़ाना। एल्डोज सीरीज में चेन लेंथनिंग में हमने किलियनी फिशर सिंथेसिस पढ़ी है। और उसमें फिशर सिंथेसिस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हर बार एक कार्बन नंबर बढ़ाने पर हमें 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक बार H और OH जुड़ेगा और दूसरी तरफ OH और H जुड़ेगा। इस तरीके से हम देखते हैं हर बार हमें 2 आइसोमर्स हमें प्राप्त होते हैं। और ये दोनों जो रूप है सारे मोनोसैकेराइड, चाहे वो एल्डोट्राइओज हो, टेट्रोज हो, एल्डोपेंटोज हो या एल्डोहेक्सोज, इनके मानक के रूप में तय जाए। तो मानक आपको पहले ही बता दिया है, डी कब बोलेंगे, डी नीचे से देखो, नीचे से सबसे शुगर कौन सी है इस शर्करा में, सबसे नीचे क्या है, CH2OH। इसके ऊपर वाले कार्बन पर विन्यास अगर H हो है तो उसको हम बोलेंगे डी। अगर ऊपर वाले का OH और H हो उसको बोलेंगे कैपिटल L। और यही मानक के रूप में है। जो डी ग्लिसरल्डिहाइड से अगर एल्डोट्राइओस से 3 से 4 कार्बन वाली शर्करा बनाएंगे तो उसका नाम होगा डी, क्योंकि वो चाहे भले 4 कार्बन की बनी है पर उसका विन्यास में हमेशा हम क्या बोलेंगे, कैपिटल डी। और जो एल से बनेगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल एल। और हर बार हम देखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कि हर बार सबसे बड़ा कार्बन, सबसे बड़े नंबर का असम्मित कार्बन, इसमें तो एक ही है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक ही कार्बन है और विन्यास डी की तरह से है, HOH। इसमें OH है इसलिए इसको हम एल बोलेंगे।
इसमें हम हर बार किलियन फिशर द्वारा हम एल्डोटाइट्रोज को से एल्डोटेट्रोज बनाएंगे, फिर एल्डोटेट्रोज से एल्डोपेंटोज बनाएंगे, एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज बनाएंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से उनका क्या संबंध है ये हम स्थापित कर सकते हैं, और यही इस आज के चैप्टर का, आज के लेसन का, आज के जो हमारा टॉपिक है इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो इसी पर बेस्ड है कि किस प्रकार से हम डी शुगर्स को डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से और एल शुगर्स को एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेशन साबित कर सकते हैं। किलियन सिंथेसिस को द्वारा हम C1 और C2 के बीच HOH या OH का समावेश कर सकते हैं, और हर बार हमें एक नया असममित कार्बन प्राप्त होगा और हर स्टेप पर हमें 2 नए कंपाउंड प्राप्त होंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डो ट्रायोज का विन्यास। तो हमने पढ़ लिया, ट्रायोज में 2 होंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डोटेट्रोज का विन्यास पढ़ेंगे आज। एल्डोटेट्रोज के विन्यास में हम देखते हैं कितने असममित कार्बन होंगे, 2। आगे देखेंगे, अभी नेक्स्ट जब मैं पेज पलटूंगी इसमें 2 असममित कार्बन है, तो इसलिए 2 यानी कि टोटल प्रकाशीय समावयव कितने होंगे, 4 होने के कारण अब तुम देखो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने किलियन सिंथेसिस किया, उधर हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से सिंथेसिस करेंगे, तो हर बार हमको कितने कंपाउंड मिलेंगे, 2। डी से 2, एल से 2। तो डी से 2 कैसे मिले, एक बार किलियन सिंथेसिस करने पर कार्बन नंबर 2 डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में एक नया कार्बन आ गया। देखो कार्बन नंबर 2 तो बन गया 3, और 1 और 2 के बीच में एक नया असममित कार्बन बन के तैयार हुआ, वो है पहली बार संरचना, पहली बार विन्यास होगा HOH, और दूसरी बार विन्यास हर बार होगा OH और H, यानी 2 कंपाउंड मिलेंगे हमेशा, और 3 कार्बन से किलियन सिंथेसिस द्वारा हमें 4 कार्बन की शर्करा, जिसको हम बोलते हैं एल्डोटेट्रोज, हमें प्राप्त हो गए। पहले कंपाउंड का नाम है डी एरिथ्रोज, डी ही है क्योंकि हम इसको किससे बना रहे हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। इसका पेरेंट कौन है, इसका पूर्वज कौन है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसलिए बनने वाला कंपाउंड भी क्या होगा, कैपिटल डी, डी एरिथ्रोज और डी थ्रियोज। सिमिलरली अगर हम एल से स्टार्ट करते हैं तो हमें 2 फिर कंपाउंड मिलेंगे, एल थ्रियोज और एल एरिथ्रोज। अब तुम सोचोगे कि मैडम ने पहले एरिथ्रोज लिखा था, अब थ्रियोज क्यों लिख दिया। अब मैं बताऊंगी वाई इट इज़ कॉल्ड थ्रियोज एंड वाई इट इज़ कॉल्ड एरिथ्रोज। आगे एंड में हालांकि लिखा, पर मैं पहले बता दूं, एरिथ्रोज उनको कहेंगे जिनमें असममित कार्बन पर लगे हुए समूह एक डायरेक्शन में हो, एक जैसे। जैसे एरिथ्रोज में देखो OH वो एक तरफ है, HH एक तरफ है, 2 और 3 पे। थ्रियोज किसे बोलेंगे, जब जो समूह है समान समूह अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे OH H है और H और OH मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इनको बोलेंगे थ्रियोज। तो इसको मैंने थ्रियोज क्यों बोला, HOH है और OH और H ये एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में। एरिथ्रोज क्यों बोला, जिसमें कि एक मिनट यहाँ सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये OH होगा, L है ना, ये OH होगा, इसको ठीक कर लेना, L एरिथ्रोज ना, इसको OHH कर देना L एरिथ्रोज के अंदर। तो इस तरीके से मैं इसको वापस भेज दूंगी पेपर को क्या फ़ोटो भेज के, कि L एरिथ्रोज में मैंने जल्दी में OH और H लिखना था। तो देखो डी एरिथ्रोज और डी एल एरिथ्रोज में समानता क्या है कि दोनों समूह एक दूसरे के साथ में हैं, एक जैसे हैं। डी थ्रियोज और डी एल थ्रियोज जो है वो एनेंशोमर्स, एनेंशोमर्स का अर्थ क्या होता है, अगर इनके बीच में मिरर रखें तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इसलिए इनको दर्पण प्रतिबिंब होने के कारण इनको एनेंशोमर्स बोलते हैं। डी एरिथ्रोज और एल एरिथ्रोज आपस में दर्पण प्रतिबिंब हैं, जिसको एनेंशोमर्स कहते हैं। डी और एल एरिथ्रोज, डी और एल थ्रियोज होते हैं, इनके बीच में डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से संबंध स्थापित किया जा सकता है। डी विन्यास आपको पता ही दिया, क्यों कहा, उच्चतम संख्या वाले असममित कार्बन, उच्चतम संख्या देखो क्या है, 3। असममित कार्बन का विन्यास कैसा है, H और OH, जो किससे मिलता जुलता है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसलिए इसको हमको बोल रहा है डी। इसमें क्या है, उच्चतम OH और H, इसको बोला हमने L कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कंपाउंड डी है या एल है। लेकिन डी एरिथ्रोज और डी थ्रियोज, डी एरिथ्रोज और डी थ्रियोज आपस में दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, यानी कंपाउंड नंबर 1 और 2 आपस में दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये आपस में तो क्या है, इनको चूंकि वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है इसलिए इनको बोलते हैं विब्रिम समावयव या डाई स्टीरियो आइसोमर्स।
ये 4 कंपाउंड हैं। देखो इसमें एल एरिथ्रोज सही लिखा है मैंने, वो उधर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। डी एरिथ्रोज और एल एरिथ्रोज देखो आपस में दोनों दर्पण प्रतिबिंब हैं, इसलिए ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं। डी थ्रियोज और एल थ्रियोज आपस में दर्पण प्रतिबिंब हैं, इसलिए दोनों के दोनों एनेंशियोमर्स हैं। 1, 2 और 3, 4 आपस में एनेंशियोमर्स हैं, प्रतिबिंब समावयव। पर डी 1 और 3 मिरर इमेज नहीं है। डी एरिथ्रोज और डी थ्रियोज देखो मैंने लिखा है दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये आपस में क्या है, डाई स्टीरियोआइसोमर्स, विवृत समावयवी। सिमिलरली 1 और 4 डी एरिथ्रोज और एल थ्रियोज आपस में दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये आपस में क्या है, डाई स्टीरियोआइसोमर्स। 2 और 3 एल एरिथ्रोज और डी थ्रियोज आपस में दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये आपस में क्या है, विवृत समावयवी। सिमिलरली 2 और 4 भी आपस में दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये आपस में डाई स्टीरियोआइसोमर्स हैं। अब अंत में जैसे मैं पहले बता चुकी, एरिथ्रोज किस कहेंगे, प्रतिबिंब समावयवों का वह युग्म, यानी कि एनेंशियोमर्स का वो समूह जिसके फिशर प्रक्षेपण सूत्र में समान समूह एक दिशा में हो। ये फिशर प्रक्षेपण समूह है, इसमें समान समूह एक दिशा में, HOH HOH। एरिथ्रोज में एल एरिथ्रोज में OH OH एक तरफ, HH एक तरफ, इसलिए इसको हमने बोला एरिथ्रोज। थ्रियोज कब बोलेंगे, प्रतिबिंब समावयवी का वह युग्म जिसमें फिशर प्रक्षेपण सूत्र में समान समूह विपरीत दिशा में हो। देखो डी थ्रियोज और एल थ्रियोज, OH H है, अपोजिट में H और OH है। एल थ्रियोज में भी HOH OH और H, तो इसलिए ये आप इनको हम बोलेंगे थ्रियोज। यानी एरिथ्रोज और थ्रियोज नाम है कंपाउंड्स के कि इनको हमने थ्रियोज बोला और इनको हम एरिथ्रोज बोलेंगे। तो ये है हमारा एल्डो ट्रायोज का कन्फिग्रेशन और एल्डो टेट्रोज का। कल हम पढ़ेंगे एल्डो पेंटोज और एल्डो हेक्सोज का।